आप पहुंचे हैं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र का जायजा लेने। इस लोकसभा क्षेत्र और इसके 9 विधानसभा क्षेत्रों की क्या समस्याएं हैं, कितना विकास हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले यानी सबसे पहले इस लोकसभा सीट की प्रोफाइल क्या कहती है, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मेरे साथ एक नज़र प्रोफाइल पर। लोकसभा की हरियाणा में 4 सीटें हैं और इसी में एक सीट है सोनीपत की। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र। इस लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा सीटें आती हैं। 6 सीटें सोनीपत की और 3 सीटें जींद की। जींद में कुल वोटर करीब 14,17,000 के करीब हैं और इसमें भी जाति का गणित काफी दिलचस्प है। सोनीपत में कुल वोटर्स में सबसे ज्यादा जाट वोटर है, जिसकी संख्या करीब 4.25 लाख तक है। इसके अलावा दूसरे वोटरों की संख्या भी काफी ज्यादा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको हरियाणा के सोनीपत में वोटरों का गणित हम समझा रहे हैं। जाट वोटर जहां 4,75,000 के करीब है, वहीं ब्राह्मण वोटर 1,44,000 के आसपास है। इसके अलावा अनुसूचित जाति 1,20,000, धानक वोटर 59,000, अरोड़ा या पंजाबी वोटर 80,000, वैश्य वोटर 56,000, सैनी वोटर 51,000 और इसके अलावा झीवर, कुम्हार, अन्य बीसी, खाती, राजपूत, नाई, बैरागी और तमाम तरह की जातियों से आने वाले वोटर्स का आंकड़ा भी आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। जातिगत समीकरण के अलावा एक और दिलचस्प बात सोनीपत की इस सीट से जुड़ी है। कांग्रेस इस सीट से हर बार अपना उम्मीदवार बदलती आई है और ये यहां का इतिहास बताता है। 2009 में जितेंद्र मलिक को यहां से कांग्रेस ने टिकट दिया था, तो 2014 में जगबीर मलिक को टिकट दिया गया। इससे पहले 2004 में धर्मपाल को उम्मीदवार बनाया गया था, जबकि 1999 में चिरंजी लाल शर्मा को मैदान में उतारा गया था। ये पैंतरा कई बार फायदे में भी रहता है तो कई बार नुकसान में भी। इनेलो और बीजेपी जब हरियाणा में गठबंधन में चुनाव लड़ते थे तो अक्सर सोनीपत की सीट बीजेपी के खाते में जाती थी और ऐसे में यहां से इनेलो का वोट बैंक टूटना शुरू हो गया। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में अभी तक 11 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें 9 बार तो जाट उम्मीदवार को लोकसभा सीट गई है, जबकि 2 बार गैर जाट को यहां से लोगों ने लोकसभा में चुनकर भेजा है। इसमें भी पहली बार सोनीपत में 1996 में अरविंद शर्मा निर्दलीय चुनाव लड़कर लोकसभा के सदस्य बने और दूसरी बार गैर जाट मोदी लहर के चलते 2014 में रमेश चंद्र कौशिक जीते थे। कांग्रेस की पहली जीत सोनीपत से साल 1984 में हुई थी, जबकि बीजेपी को पहली बार यहां से 1999 में कामयाबी मिली थी, जब उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की पार्टी भारतीय जनता दल की तरफ से मुख्तार सिंह मलिक ने जीत हासिल की थी। इस सीट पर 3 बार कांग्रेस का कब्जा रहा, जबकि बीजेपी भी 3 बार ही यहां से जीत दर्ज कर पाई। हालांकि अन्य पार्टियों के खाते में 4 बार ये सीट गई है। 1972 में रोहतक से अलग होकर नया जिला सोनीपत बना था। 1971 के लोकसभा चुनाव तक सोनीपत क्षेत्र रोहतक में ही गिना जाता था, लेकिन उसके बाद से सियासी तौर पर इसका अलग अस्तित्व सामने आया और तब से इसका सियासी सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र एक जाट बहुल क्षेत्र है, या यूं कहें कि जाट डोमिनेटिंग क्षेत्र है। अगर आप पिछले कई सालों के चुनावों के इतिहास पर नज़र डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा, आप रियलाइज़ करेंगे कि जाटों की भूमिका, यहाँ से जो जीत कर आता है उसमें जाटों की भूमिका यानी उनका समर्थन बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो जाटों का कितना प्रभाव पड़ता है चुनावों पर, ख़ासतौर पर लोकसभा चुनावों पर। एक नज़र जाटों की भूमिका पर।
सोनीपत को जाट लैंड भी कहा जाता है। इस लोकसभा क्षेत्र पर जाट उम्मीदवारों का हमेशा से दबदबा रहा है। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में अब तक 11 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें से 9 बार जाट उम्मीदवार को ही जीत मिली है। पिछले कुछ चुनावों पर नजर डालें तो 1996 में यहां से निर्दलीय उम्मीदवार अरविंद शर्मा को जीत मिली थी। इस चुनाव में अरविंद शर्मा को 2,31,552 और रजक राम को 1,82,201 वोट मिले थे। 1998 में यहां से हरियाणा लोकदल से कृष्ण सिंह सांगवान को 2,90,299 वोट मिले थे, जबकि HVP के अभय राम दहिया के पक्ष में 1,52,975 वोट पड़े थे। 1999 में हुए चुनाव में बीजेपी के कृष्ण सिंह सांगवान एक बार फिर मैदान में थे। इस बार उन्हें 4,57,056 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के चिरंजी लाल को 1,90,918 वोट हासिल हुए। 2004 में सोनीपत से बीजेपी के कृष्ण सांगवान को 2,33,477 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के धर्मपाल मलिक को 2,25,908 वोट हासिल हुए। वहीं 2009 की बात करें तो कांग्रेस के जितेंद्र मलिक को इस बार 3,38,795 वोट मिले, जबकि बीजेपी की तरफ से एक बार फिर कृष्ण सिंह सांगवान सामने थे, जिन्हें 1,77,511 वोट मिले थे। केवल 2 एक्सेप्शन हैं, एक 96 में और एक 2014 में। उसके 2 एक्सेप्शन के अलावा मतलब ये 16 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, ये 17th लोकसभा का चुनाव होगा। मतलब 14 बार यहाँ से जाट ही चुनकर गए हैं। अच्छा। और 14 बार जो जाट चुनकर गए हैं उनमें मैक्सिमम मलिक जाट चुनकर गए हैं। अच्छा। क्योंकि ये कंस्टिट्यूंसी जाट डोमिनेटेड है। अमंग जाट्स इट इज डोमिनेटेड बाय मलिक। सोनीपत लोकसभा सीट से ताऊ देवीलाल भी 2 बार चुनाव लड़े थे, जिसमें एक बार उन्हें जीत मिली थी, जबकि दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा था। सोनीपत से अब तक सिर्फ 2 बार गैर जाट उम्मीदवार को जीत मिली है, जिसमें अरविंद शर्मा और रमेश कौशिक का नाम शामिल है। जाटलैंड में पूर्व मंत्री कृष्णा गहलावत भी टिकट की दावेदारी पेश कर रही हैं। कृष्णा गहलावत जाट समाज से हैं। वो रोहट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीती थी और तत्कालीन बंसीलाल सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया था। कृष्णा गहलावत 2014 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी और राई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी। हालांकि इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब वो एक बार फिर लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारी जता रही है। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र और जो उसके 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, स्थानीय जनता क्या कहती है, जो विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, कितना विकास हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमने गहनता से पड़ताल की। एक एक गली मोहल्ले में जाकर हमने देखा और उनसे बात की। उन्होंने क्या कहा, क्या सोचते हैं वो इस सरकार के बारे में और क्या कुछ चाहते हैं। देखिए, एक सरसरी निगाह डालते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं। सोनीपत लोकसभा सीट और इसके 9 विधानसभा क्षेत्रों की कई समस्याएं हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना जरूरी हो जाता है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहां से सांसद रमेश चंद्र कौशिक की। संसद में पिछले 5 सालों में रमेश कौशिक की मौजूदगी 100% रही है। एक भी दिन वो संसद में गैर हाजिर नहीं रहे। 2014 से लेकर दिसंबर 2018 तक लोकसभा में 18 परिचर्चाओं में उन्होंने हिस्सा लिया है, जबकि राज्य का औसत 58.5 और राष्ट्रीय औसत 58.5 ही है। उन्होंने 5 सालों में संसद में सिर्फ एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। वहीं पिछले 5 सालों में उन्होंने कुल 213 सवाल लोकसभा में पूछे, जबकि राज्य का औसत 250 था और राष्ट्रीय औसत 273 था। कौशिक की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो पिछले कुछ सालों में इस शहर में ही कई मुद्दे सामने आए,
जिनका संतोषजनक जवाब अभी भी नहीं मिल पाया है। मसलन शहर के लोगों को ये आश्वासन दिया गया था कि ट्रैफिक जैम और पार्किंग की समस्या को हाईटेक पार्किंग स्टैंड के जरिए दूर किया जाएगा। इसके लिए गीता भवन चौक पर स्थित राजकीय स्कूल मसद मोहल्ला की बिल्डिंग को तोड़ा भी गया था। यहाँ के विद्यार्थियों को मुरथल अड्डा रोड के पास बनाए गए स्कूल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन करीब 2 साल बीतने के बाद भी शहर वासियों को हाईटेक पार्किंग की व्यवस्था नहीं मिल पाई, बल्कि लोगों को तोड़ी गई बिल्डिंग के बिखरे मलबे के बीच वाहन खड़े करने पड़ते हैं। अस्त व्यस्त तरीके से खड़े वाहन समस्या का हल करने के बजाय उसे और ज्यादा बढ़ावा देते नजर आ रहे हैं। देखिए मैम, सबसे बड़ी समस्या तो सोनीपत की ये है, स्टेशन पे जो रेलगाड़ी आती हैं, रेलगाड़ियों के डिब्बे बढ़ने चाहिए। सवारियाँ कितनी दुखी रहती हैं। 6 बोगी, एक सवारी रेलगाड़ी में 6 बोगी होती हैं, होनी चाहिए उसमें कम से कम भी 10। सवारियाँ इतनी ऊपर नीचे इतनी परेशानी में होके आती हैं कि आप मतलब आप महसूस नहीं कर सकते कि कैसे आती हैं सवारियाँ। बहुत सारी समस्याएं हैं। पानी की समस्या है सोनीपत में सबसे बड़ी समस्या। पुल बनने से ट्रैफिक बहुत कंजेस्टेड हो गया है जी, बिल्कुल भीड़ लगती है, जाम लगता है। सारंग रोड वाला जो रास्ता अंडर ब्रिज वाला, वो आज तक बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। किसी भी गवर्नमेंट में नहीं होता, बिल्कुल भी पानी भर जाता है, 2-2, 3-3 फुट पानी है। उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए। अनाज मंडी की तरफ जाने वाला रास्ता सिर्फ 1 वे है, उससे भी ज़्यादा दिक्कत रहती है क्योंकि ये ब्लाइंड कॉर्नर है। ब्लाइंड कॉर्नर पे ज़्यादातर समय एक्सीडेंट होते रहते हैं। इस ट्रैफिक को कम करने के लिए एक ओवरब्रिज बनाई गई थी, लेकिन इससे मुश्किलें कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गई। कम से कम व्यापारियों का तो यही मानना है। जरा सुनिए। यहाँ पर जो बिजनेस है वो रुक गया है। ऑलमोस्ट 80%, 50 to 80% पे आ पाया है अभी भी। उसके बावजूद भी यहाँ पे जाम लगा रहता है। जो व्हीकल से आ जा नहीं पाते, 8 व्हीकल को अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 किलोमीटर फालतू चलना पड़ रहा है। पोल्यूशन हो रहा है। फ्लाईओवर बनने से हमारा बिल्कुल काम धंधा बिल्कुल ही नष्ट हो गया है। यहाँ से ना कोई यातायात का मतलब यहाँ कोई व्हीकल निकल रहा है, ना कोई पार्किंग की, ना किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं। प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार हमारे को बोल चुके हैं हम। इसके साथ ही स्थानीय सरकारी अस्पतालों में मरीजों की देखरेख सही तरीके से ना होने की भी शिकायतें मिली हैं। साथ ही गंदे पानी की निकासी और गंदगी की समस्या तो करीब सभी 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में नजर आई है। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र पर हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट यूं ही जारी रहेगी। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम आपको अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधियों के से जो बातचीत हमारी हुई है और उनका जो पक्ष है वो आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। हम सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं और ब्रेक के उस पार हमने आपको दिखाया था यहाँ के मुद्दे, यहाँ के जो मेन पॉइंट्स हैं, स्पेशलिटी प्रोफाइल, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने बात की। और ब्रेक के इस पार हम आपको दिखाएंगे जो अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधि हैं वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या पक्ष है और यहाँ के जो सांसद हैं उनकी रिपोर्ट कार्ड क्या कहती है। इन तमाम मुद्दों पर हमने अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधियों से बात की है। आइए बातचीत आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कई कॉर्नर कंटेस्ट रहेगा। सीधा कंटेस्ट नहीं होगा क्योंकि सभी पार्टियों का अपना रोल है, लेकिन मोटे तौर पर कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी जो अभी नई पार्टी बनी है, इन तीनों का बहुत क्लोज कंटेस्ट रहेगा और सैनिक की पार्टी बहुत पीछे रहेगी। आईएनएलडी की अगर बात करूं तो आईएनएलडी का पहले था, लेकिन अब उनका बहुत अच्छा नहीं रहा क्योंकि आईएनएलडी के जो नेता थे वो शिफ्ट कर गए जेजेपी में और उनके साथ ही पब्लिक भी शिफ्ट करती है। तो इसलिए मेरा अनुमान ये है कि यहाँ जेजेपी, कांग्रेस और बीजेपी का रहेगा। कांग्रेस कितनी मजबूत दिख रही है आपको? ये देखिए, कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस का अपना ट्रेडिशनल वोट बैंक है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन जो अब की बार जो नज़र आता है मुझे, कैंडिडेट पर बहुत डिपेंड करेगा। हर पार्टी का बहुत सालों बाद
ये एक ऐसा चुनाव होगा जिसमें लोग कैंडिडेट को प्रायोरिटी देंगे, प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि लोग सभी पार्टियों को देख चुके हैं और नेताओं का स्टैंडर्ड बहुत डाउन चला गया है। जैसे लोग कपड़े बदलते हैं ऐसे ही लोगों ने राजनीति में अपनी पार्टियां बदलने की का मामला शुरू कर। जी सर, एक और सवाल, कांग्रेस में जो आपसी मतभेद बोलूं या फिर ये जो एक मनभेद कह सकते हैं, हालांकि कोई मान नहीं रहा है, कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता मान नहीं रहा है, लेकिन क्या इसका असर इस लोकसभा चुनाव के दौरान आपको दिखाई दे सकता है? हम सब कहते हैं कि कोई मतभेद नहीं है, लेकिन मतभेद तो आज छोटी छोटी चीज़ों में सबका होता है और कांग्रेस में है, लेकिन जो मतभेद है वो व्यक्ति विशेष के साथ है, उसका इम्पैक्ट पब्लिक पर नहीं पड़ेगा। लेकिन सर नाम थोड़ा सा तो होता है कि लोगों को ये लगता है कि जब आपस में ही मिलके नहीं रह सकते तो हमारा क्या काम करेंगे। नहीं, ये बात मैं मानता हूँ, ये होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा जब तक टिकट ना बंटे जब तक मतभेद रखती है हमेशा। मैं तो पिछले 40 साल से देख रहा हूँ, लेकिन जो ही टिकट मिल जाती है, जो उम्मीदवार बनता है उसी के साथ सब मिल जाते हैं। जो आज इन बच्चों की दूरदर्शी सोच है, जो विकास के बारे में, जनता के बारे में जब भी मीटिंग होती है वो लंबी दूरदर्शी सोच है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और सरकार नाम की कोई हरियाणा प्रदेश में चीज़ नहीं है, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है धरातल पर। कागजों के पन्नों में मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ी आवाज़ है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन मैं जहाँ आपके साथ बात कर रहा हूँ, नीचे सड़क के ऊपर देखना, ये मेन सड़क है गीता भवन से लेकर के और कोर्ट तक, यहाँ गड्ढों में सड़क और सड़क में गड्ढे, इतना बुरा हाल है। इनके विकास की पोल सबके सामने है, सारी जनता के सामने है। मेरे से तो कहने की मैंने तो ज़रूरत भी नहीं है, आज पूरी जनता परेशान है। हमारा जो है लोकसभा की 10 की 10 सीट जीतेंगे। हमारा सबसे पहला मुद्दा शिक्षा, चिकित्सा, लोगों के साथ भाईचारा और जो है विकास, ये हमारा मुद्दा होगा। और हम अहंकार की बात नहीं करते, हम जनता के आशीर्वाद लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और जनता से जो भी वादा करेंगे, जिस प्रकार स्वर्गीय ताऊ देवीलाल ने जो कहा वो करके दिखाया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाएं फिर वचन ना जाएं। उस शख्स ने कभी भी 36 बरादरी के लोगों के साथ धोखा नहीं किया। उन्हीं की पद चिन्हों पर चलते हुए दुष्यंत चौटाला जो है हरियाणा प्रदेश में आगे बढ़ेंगे और हम जो है लोकसभा की 10 की 10 सीटें जीतने का हमारा पक्का इरादा है। अहंकार से नहीं मैं कह रहा, मैं शीश नुआ के जनता के बीच में कह रहा हूँ इस बात को कि हमारा अहंकार नहीं है, लेकिन हम जीतेंगे और जीतने के बाद में आपके विधानसभा के चुनाव आएंगे और जनता हमारे से प्यार करेगी, हमने वोट भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी हालत हरियाणा प्रदेश में ये बच्चे आपके दुलारे, आपके प्यारे, ऐसा। यहाँ इस लोकसभा सीट में आपको ऐसे कौन से मुद्दे दिखते हैं जिनको उठाना इस बार बेहद ज़रूरी है? यहाँ देखिए, पिछले 5 सालों में हम बात करें सोनीपत के विकास की, सोनीपत संसदीय क्षेत्र की, तो यहाँ विकास के नाम पे कोई काम नहीं हुआ, सिवाय लूट खसोट हुई। चाहे यहाँ से स्थानीय निकाय मंत्री, यहाँ से विधायिका कविता जैन हो, चाहे सांसद रमेश कौशिक जी हो, उन्होंने हल्के की बजाय अपना विकास तो ज़रूर किया है, लेकिन इस पूरे अपना विकास मतलब खुद का विकास तो अच्छा ही किया है कि हर तरह उनका देखो कि भ्रष्टाचार में हर जगह नाम संलिप्त है। यहाँ के जो मेन स्थानीय मुद्दे थे जिन पर चुनाव जीता गया था, यहाँ का बाईपास का निर्माण आज पूरे 5 साल हो गए, आज तक भी वो शुरू नहीं हुआ। यहाँ सबसे मेन मुद्दा था कि कन्याओं का कोई भी कॉलेज यहाँ पूरे सोनीपत ज़िले के अंदर नहीं है, इनकी बहुत पहले से पुरजोर मांग उठती आई है, उसमें भी कहीं कोई आज तक कोई इजाफा नहीं है। और बेड, हम इसकी हॉस्पिटल की बात करें तो वो बढ़ा करके 50 बेड से 200 बेड का कर दिया गया है, लेकिन ना तो वहाँ कोई डॉक्टर बढ़ाया गया, ना ही कोई वहाँ एक्सरे मशीन बढ़ाई गई, ना ही कोई डायलिसिस की मशीन लगाई गई, किसी भी प्रकार की कोई भी उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो कहने की बात यह है कि पूरा का पूरा संसदीय क्षेत्र जो है केवल और केवल एक बीजेपी जो जुमलेबाजी की जिसको सरकार कहते हैं वो इन्होंने खूब किया है, लेकिन विकास के नाम पे ना कहीं
आप आए दिन धरने प्रदर्शन आपके सामने होते हैं। यहाँ चाहे आप देख लीजिए सीवर व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, हर जगह जो रोज़ाना लोग जाम लगाते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन पे उतारू हैं। इतने बढ़िया अगर विकास की कहीं बात होती तो हर लोग जय जयकार करते और ये धरने प्रदर्शन की बजाय सभी उन सांसद महोदय को दोबारा से फिर मौका देते। ठीक है, INLD की ही बात कर लेते हैं, आपकी पार्टी की। यहाँ पे भी तो बड़ा पिछले कुछ महीनों में जो हुआ, क्या आपको लगता नहीं कि उसका असर इस चुनाव पे पड़ने वाला है? क्योंकि सब यही बात कर रहे हैं कि पार्टी में ही अब चीज़ें वो रही नहीं जो पहले थी। जो जिस पार्टी को प्रदेश की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी बोला जाता था, वो अब कहीं ना कहीं डाउन हो चुकी है। क्या आप इस चीज़ को मान रहे हैं? पार्टी में देखिए 2 भाग जरूर हुए हैं, लेकिन अब लगातार 6 महीने से अगर हम देखें तो लगातार इंडियन नेशनल लोकदल का जन आधार बढ़ रहा है। और रही बात ये जो उठापटक की आप बात हम करते हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ये तो आमतौर पे चुनाव में आप चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए, भाजपा की कर लीजिए, किसी की भी कर लीजिए, वो तो कोई इधर जा रहा है, सब जो एक किसी का जाना और दुष्यंत और दिग्विजय का निकलना, क्योंकि वो लोग बहुत मजबूत कड़ी थे आपके, तो क्या लग रहा है इसका असर आपको पड़ेगा? वो मजबूत कड़ी नहीं थे, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पोते थे। और क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिनको संज्ञा दी गई है लौह पुरुष की और अनुशासन के मामले में नंबर 1 जाने जाते हैं वो, तो उन्होंने उनको अनुशासनहीनता के चक्कर में निकाला गया। जो गोहाना रैली के अंदर जो हुटिंगबाजी और जो अनुशासनहीनता सब देखने को मिली, उसी का एक ये उदाहरण था कि उनको निकाल कर बाहर करना पड़ा। 5 तो मेयर के चुनाव हुए, रोहतक, पानीपत, करनाल, हिसार और यमुनानगर। बड़ी भारी बहुमत से हमने विजय प्राप्त करी। उसके बाद हमारा एक बाई इलेक्शन आया जींद में, जो 52 साल से कभी भी कमल का फूल नहीं खिला था वहाँ पे। फर्स्ट टाइम बड़ी भारी बहुमत से हमने वहाँ कमल का फूल खिलाया। तो इससे ये लगता है कि लोगों को प्रधानमंत्री की और हमारे मुख्यमंत्री की जो कार्य प्रणाली है उसको पसंद किया है। तो सांसद महोदय कौशिक जी की रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छी नहीं जा रही, जैसे कि हमने 2-4 लोगों से भी बात की, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे सोनीपत में जो हमारे मुख्यमंत्री ने काम किए हैं, लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। और जो पार्टी में अभी कोई भी फैसला नहीं हुआ है, पार्टी में बहुत अच्छा माहौल है और हम सोनीपत की सीट भारी बहुमत से जीतेंगे। हमारे सामने किसी भी दूसरी पार्टी के कैंडिडेट का कोई मुकाबला ही नहीं है। भारी बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे। किसी भी पार्टी और कांग्रेस में कितना, क्योंकि कांग्रेस भी काफ़ी मजबूती के साथ आपके सामने इस बार खड़ी है, क्या कहना चाहेंगी? कितना बड़ा और तगड़ा कंपटीशन आपको लग रहा है? कोई कंपटीशन ही नहीं है कांग्रेस के साथ। उसका एक उदाहरण है सोनीपत जो सीट है, उसमें ही ये जींद का एक असेंबली सेगमेंट आता है। उस असेंबली में उन्होंने अपनी जमानत बड़ी मुश्किल से बचाई है। मैं ये सोचती हूँ हमारे मुकाबले में कांग्रेस है ही नहीं। तो ये थी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र और उसके 9 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में एक ग्राउंड रिपोर्ट, वहाँ की समस्याएं, वहाँ के मुद्दे। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहता है। तो अगले हफ्ते एक और लोकसभा सीट से जुड़े मुद्दों के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PTC न्यूज़। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।